भारत की आजादी का इतिहास वो नहीं है जो हमें हमेशा स्कूलों की किताबों में पढ़ाया गया है। ये वो कहानी है जिसे कई सालों से दबाया गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी प्राप्त की, लेकिन क्या ये आजादी सचमुच हमें मिली थी या ये सब बस एक इल्यूजन था? भारत के बंटवारे के बारे में जो हम जानते हैं, क्या वही कारण था? क्या बंटवारा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मतभेदों की वजह से हुआ था या इसके पीछे किसी और बड़ी ताकत का हाथ था? आज की इस वीडियो में हम 1947 के बाद की उन सभी घटनाओं का पर्दाफाश करेंगे जिन्हें किसी ने भी खुलकर नहीं बताया। हम सभी को पता है कि भारत का पार्टीशन सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन क्या यही सच था? क्या इंडिया के दो भागों में बांटने के पीछे केवल धर्म का विवाद था या फिर कोई सोची समझी साजिश? इंडिया के पार्टीशन को लेकर आज भी कई सवाल अनसॉल्व्ड हैं। क्या ये एक राजनीतिक निर्णय था जो ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने फायदे के लिए लिया था, या फिर एक आपसी खेल था जिसमें इंडियन पॉलिटिशियंस ने खुद ही अपने देश को दो टुकड़ों में बांट दिया? Mountbatten secured the consent of the Congress and the League leaders to the British government plan of setting up two independent dominions on August 15th, 1947. 1947 से पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का मानना था कि एक मजबूत और एकजुट भारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। ब्रिटिश अधिकारी मुस्लिम लीग को मदद देते थे ताकि वे भारत में और अधिक मतभेद पैदा कर सके। उन्होंने जिन्ना को उकसाया और विभाजन की प्रक्रिया को तेज किया। और दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन के मुद्दे पर गहरी चुप्पी साधी थे। उनका मानना था कि ये कड़ी प्रक्रिया है। माउंटबेटन जो ब्रिटिश एम्पायर के लास्ट वायसराय थे, उन्होंने इस योजना को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल उन्हें ये सब खत्म करना था। उन्होंने ही नेहरू जी को समझाया और जिन्ना को समझाया। उन्हीं की बात में आकर नेहरू जी ने फैसला लिया। उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पार्टीशन के विरोध में कई प्रस्ताव रखे, लेकिन नेहरू जी और माउंटबेटन के दबाव में वो इसे रोकने में असफल रहे। उन्होंने बंटवारे के दौरान होने वाली समस्याओं को महसूस किया, लेकिन उनका विरोध कहीं काम नहीं आया। 1947 के अंत में जिन्ना और नेहरू के बीच गुप्त बैठक हुई जिसपे पार्टीशन के तरीके पर चर्चा की गई थी। क्या इन बैठकों में भारत को एकजुट रखने की कोशिश की गई या फिर इसे विभाजित करने के लिए खतरनाक योजना की मंजूरी दी गई? यह तो कंफर्म था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो इसका प्रधानमंत्री जिन्ना ही होगा, लेकिन इंडिया का अभी तक कंफर्म नहीं था कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू और पटेल का स्ट्रगल सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये भारत की विचारधारा और उसकी राजनीति पे सवाल था। क्या जो ये पार्टीशन हुआ था उसका एक कारण नेहरू और पटेल की आपसी मतभेद था। नेहरू का मानना था कि इंडिया को एक मॉडर्न और वेस्टर्न कंट्री के रूप में आगे बढ़ने की जरूरत है, जबकि पटेल की विचारधारा थी कि इंडिया को अपने ट्रेडिशंस और संस्कृति से जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन माउंटबेटन और कांग्रेस के भीतर नेहरू के इन्फ्लुएंस ने पटेल को इस पोजीशन से दूर कर दिया। हिंदुस्तान की भी किस्मत तय करें, क्योंकि कांग्रेस का अगला सदर ही आजाद हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मौलाना, कांग्रेस प्रदेश कमेटियों के वोट आ चुके हैं। सबने एकमत होके सरदार पटेल को चुना। माउंटबेटन ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए दबाव डाला। ब्रिटिशर्स ने देखा था कि नेहरू उनके लिए एक सूटेबल नेता हो सकता है, क्योंकि उनका विचार वेस्टर्न कंट्रीज से तालमेल बैठाने वाला था। नेहरू और पटेल के बीच कश्मीर को लेकर भी सीरियस इशू थे। पटेल का कहना था कि कश्मीर पर तुरंत ही इंडियन आर्मी को भेजा जाए, लेकिन नेहरू ने इसे संयुक्त राष्ट्र के पास भेजने का फैसला लिया, जिससे कश्मीर विवाद के जड़ें और गहरी हो गई। एक सवाल और जो आज तक परेशान करता है, क्या सच में सुभाष चंद्र बोस मर गए थे? 18 अगस्त 1945 टोक्यो से खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस का प्लेन ताइवान में क्रैश हो गया है। बताया गया कि प्लेन में आग लग गई, नेताजी की उसी मौके पर मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि खबर फैलाई किसने? इसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला? अगर वाकई में इनकी मौत हो गई थी तो उनके पार्थिव शरीर का क्या हुआ? अगर बाकी प्लेन क्रैश हुआ था तो उसके टुकड़े कहाँ गए? अगर नेताजी सच में जल गए थे तो उनके अवशेष कहाँ हैं? 3 बड़े एविडेंस बताते हैं कि नेताजी की मौत फर्जी थी।